Guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start class 10th politics chapter 2, which is federalism. So today I am going to discuss about this chapter through the PDF method. I think it would be very useful to you. So let's start by understanding the term what is federalism. So federalism is a system of government in which the power was divided between central authority and various constituent units of the country. तो जो फेडरलिज्म है एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर को डिवाइड कर दिया जाता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में. A federation has two levels of government. Both these levels of government enjoy their power independent of the other. दोनों ही फेडरेशन मतलब फेडरेशन के दो लेवल होते हैं, दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें दोनों ही गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट पावर दी जाती है. फर्स्टली इट इज वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री. पूरी कंट्री के लिए जो एक गवर्नमेंट होती है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट. कुछ ऐसे नेशनल इंटरेस्ट पर ही अपनी पावर फॉलो अप करती है. और दूसरी गवर्नमेंट होती है गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंस और अ स्टेट, मतलब स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है दैट लुक मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट, जो अपने डे टू डे एक्टिविटीज देखती हैं स्टेट में. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स of government, which is unitary system and federal system. So today I am going to tell the difference between both of them. So in the unitary system there is only one level of government. सिर्फ एक government होती है और the sub units are subordinate to the central government. और जितने भी सबऑर्डिनेट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहते हैं, यानी कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर होती है. जबकि फेडरल स्टेट में देयर आर टू और मोर लेवल्स और टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट. यूनिटरी सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट. जो यूनिटरी सिस्टम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मेन गवर्नमेंट है, वो अपने ऑर्डर्स को लोकल गवर्नमेंट को दे सकती है. लेकिन फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग. तो फेडरल सिस्टम में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी ऑर्डर नहीं दे सकती करने के लिए. Another point is that the central government is supreme. यहाँ पर central government supreme होती है and the administrative divisions exercise only power that the central government has delegated to them. इसमें क्या होता है कि जो central government है वो supreme power होती है और जितनी भी administrative divisions होती हैं वो वही काम करती हैं जो उन्हें central government देती है. Their powers may be broadened and narrowed by the central government. जबकि फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन. यहाँ पर फेडरल सिस्टम में गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर होती है विच इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. जरूरी नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को हर चीज रिपोर्ट करे. So I think you get the difference between unitary system and federal system. And by the way, India has adopted the federal system of government in its nation. So now let's see what are the key features of federalism. Federalism के क्या क्या features हैं. So firstly, there are two or more level of the government. या दो से ज़्यादा level of government हो सकते हैं. Different tiers of government govern the same citizens, but tier has its own jurisdiction in specific matter of legislation, taxation and administration. जो different tiers of government है वो सेम सिटीजन्स को गवर्न करती हैं, लेकिन हर टायर के पास, हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास उसकी खुद की ज्यूरिसडिक्शन है, चाहे वो लेजिस्लेटिव मैटर हो या टैक्सेशन का हो या कोई एडमिनिस्ट्रेशन का हो. थर्ड फीचर ऑफ द फेडरलिज्म इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड. जो अथॉरिटी है टायर गवर्नमेंट की वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है टू द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट फीचर इज
Fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. तो जो कुछ फंडामेंटल प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्हें अकेले एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती. Such changes require the consent of both the level of government. इसमें दोनों ही लेवल के गवर्नमेंट की मेजॉरिटी चाहिए होती है. Next is court have the power to interpret the constitution and power of different level of government. कोर्ट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे और जो भी पावर है ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट उन्हें उनकी पावर बताएं. The source of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financially autonomy. जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है हर एक गवर्नमेंट का, उसका कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होता है अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का. एंड नेक्स्ट इज द फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव. इसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं. फर्स्टली टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, कि वो यूनिटी को प्रमोट करे. एंड सेकेंड इज टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी. एज इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, तो बहुत सारी रीजनल डाइवर्सिटी है, तो उन्हें एकोमोडेशन का काम भी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट करती है. Now the next topic is different routes through which federation can be formed. मतलब क्या क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिससे फेडरेशन को अडॉप्ट किया जा सके. So the two aspects are crucial for the institution and practice of federalism. दो aspects बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं. First, mutual trust between the government of different level and agreement to live together. म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए हर डिफरेंट लेवल के गवर्नमेंट के और एक एग्रीमेंट होना चाहिए ताकि वो रह सके अच्छे से. देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट थ्रू विच फेडरेशन हैज बीन फॉर्म. सो फर्स्ट रूट इन्वॉल्व द इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट. मतलब जब छोटे छोटे बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट आपस में मिलकर एक बड़ी यूनिट बना ले, एंड दिस काइंड ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज फॉर्म्ड इन यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया. मतलब इसके एग्जांपल हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ऐसा होता है. And the second route is that the large country decide to divide its power between the constituent states and the national government. जैसा कि इंडिया में होता है कि जितनी पावर है उन्हें डिवाइड कर दिया जाए स्टेट और सेंटर के बीच में. दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर, इसे बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, विच इज फॉलोड इन इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम कंट्री. जो फर्स्ट काइंड है, फर्स्ट रूट है वो है कमिंग टुगेदर का और सेकेंड रूट है होल्डिंग टुगेदर का. So these are the two important routes for the federation formation. Now let's see what makes India a federal country. ऐसे क्या चीजें हैं जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाते हैं. So all the features of federal system apply to the provisions of Indian Constitution. जितने भी फीचर हैं फेडरल सिस्टम के वो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. The Indian Constitution is a threefold distribution of legislative power. Threefold distribution and legislative power की between the union government and the state government. So the three lists are mentioned below. तो वो तीन लिस्ट क्या हैं जिसे हम threefold distribution कहते हैं. तो first is union list, second is state list and third is concurrent list. So let's tell you one by one. So in the union list it include the subject of national importance. जो national importance के होते हैं उन subjects को include किया गया है, such as defense of the country, foreign affairs, banking, communication, currency. Union government alone can make laws related to the subjects mentioned in this list. तो union list में उन सारे subject पे सिर्फ अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है और लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती. सेकेंड इज स्टेट लिस्ट. सो इट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस. इसमें वो सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं जो स्टेट या फिर लोकल इंपॉर्टेंस के हैं, सच एज पुलिस, ट्रैफिक, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन. द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक
laws related to the subject mentioned in this list. तो अकेले state government इस list के subjects पर law बना सकती है. And the third is concurrent list. So it includes the subject of common interest to both the union and the state government. So कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं जिसपे यूनियन गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रोल रहता है. द सब्जेक्ट्स लाइक एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, डाइवोर्स एंड एवरीथिंग. बोथ द यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट. इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो उस पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर लॉज बना सकते हैं. एंड इफ देयर लॉज कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल बी कंसीडर्ड. अगर दोनों के बीच में सहमति नहीं होती तो जो यूनियन गवर्नमेंट का डिसीजन है वही माना जाएगा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ इज फेडरेशन प्रैक्टिस्ड. फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया कैसे जाता है. सो द रियल सक्सेस ऑफ Now the next topic is how is federalism practiced. कि फेडरलिज्म काम कैसे करती है. So the real success of federalism in India is attributed to its nature of democratic politics. So have a look at some of the major ways in which federalism is practiced in India. कि इंडिया में फेडरलिज्म कैसे काम करती है. So first is linguistic states. The creation of linguistic state was the first and a major test for democratic politics in India. इंडिया में linguistic states का formation एक बहुत ही बड़ा टेस्ट था for the democratic politics. From 1947 to 2017, many old states have vanished and many new states have been created. बहुत सारे पुराने स्टेट को वैनिश किया गया और बहुत सारे नए स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ. एरियाज, बाउंड्रीज एंड द नेम ऑफ स्टेट हैव बीन चेंज. कई स्टेट्स के नेम चेंज हो गए, किसी की बाउंड्रीज चेंज हो गई, किसी का एरिया चेंज हो गया. सम स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड ऑफ द पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज. कुछ स्टेट का फॉर्मेशन उस बेसिस पे हुआ कि पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज. दीज स्टेट्स आर नोन एज लिंग्विस्टिक स्टेट्स. तो समझिए कि द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड ऑफ द पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज. जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं उन लोगों के लिए एक स्टेट का फॉर्मेशन लिंग्विस्टिक स्टेट्स कहलाता है. नेक्स्ट इज लैंग्वेज पॉलिसी. A second test for the Indian Federation is the language policy. हिंदी was identified as the official language. हिंदी हमारी official language है. हिंदी के अलावा there are 21 other languages जो recognized हैं as scheduled language हमारे constitution से. And states to have their own official. State के खुद के पास भी अपनी खुद की एक official language होती है. And government work take place in the official language of the concerned state. और उस state की government भी अपनी ही state की official language में सारा काम करती है. So this is the language policy. And the third factor is center-state relation. Center-state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice. मतलब कि if no single party get a clear majority, अगर कोई एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती लोकसभा में, the major national parties can align with many parties including several regional parties to form a government at the center. तो जब किसी एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो बहुत सारी पार्टियां, दो या दो से ज़्यादा पार्टियां, उसमें रीजनल पार्टी भी हो सकती है, वो सब मिलकर जब एक गवर्नमेंट बनाते हैं सेंटर में तो उससे सेंटर और स्टेट के रिलेशंस अच्छे होते हैं. एंड दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ power sharing and respect for the autonomy of the state government. Now let's see the decentralization in India. तो decentralization होता क्या है? So when the power is taken away from the central and state government and given to the local government is called decentralization. जहाँ हम सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर
लोकल गवर्नमेंट को पावर देते हैं तो उसे डिसेंट्रलाइज कहा जाता है। दिस बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट, जो मेन रीजन है इस चीज को करने का वो ये है बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर सेटल्ड एट द लोकल लेवल। लोकल लेवल कैन ऑल्सो डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो आगे बढ़ने से पहले ही सॉल्व हो सकती हैं लोकल लेवल पे ही। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाना चाहिए जिसमें लोकल लेवल के पीपल भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकें डिसीजन मेकिंग में। सो अ मेजर स्टेप वॉज टेकन इन 1992 में एक स्टेप लिया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके उसमें एक अमेंडमेंट इंसर्ट किया गया जिससे डेमोक्रेसी और भी ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बन गई। हियर आर द की फीचर ऑफ थ्री टायर डेमोक्रेसी। तो अब मैं आपको बताऊंगी क्या फीचर्स होते हैं थ्री टायर डेमोक्रेसी के। सो फर्स्टली, it is constitutionally mandatory to hold regular election to the local government bodies। तो इसमें भी जैसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह लोकल गवर्नमेंट में भी रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए। सेकेंडली, द सीट्स आर रिजर्व्ड इन इलेक्टेड बॉडीज। सेंट्रल और स्टेट की तरह लोकल गवर्नमेंट में भी सीट रिजर्व की जाती है इलेक्टेड बॉडीज में। एंड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन किसके लिए? शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और जो थर्ड फीचर वो है कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल द पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। जितनी भी सारी पोजीशन है उसमें से 1/3 रिजर्व किया जाना चाहिए वुमेन्स के लिए। नेक्स्ट फीचर इज द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्रिएशन किया जाए ताकि वो हर स्टेट में ताकि वो पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस को कंडक्ट करा सके। एंड द लास्ट फीचर ऑफ द थ्री टायर डेमोक्रेसी इज दैट द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एंड द नेचर ऑफ शेयरिंग वेराइज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जो ये शेयरिंग है वो स्टेट टू स्टेट डिफर कर सकता है। तो जो लोकल लेवल गवर्नमेंट में आते हैं टू टाइप्स ऑफ सिस्टम विच इज पंचायती राज सिस्टम and municipalities. So what is Panchayati Raj system? So rural local government is popularly known as Panchayati Raj, यानी कि रूरल विलेजेस में जो गवर्नमेंट होती है उसे पंचायत राज बोलते हैं। Each village or a group of group of villages in some state have a ग्राम पंचायत। तो वहां पर ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत क्या होती है? दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच, जिन्हें पंच बोला जाता है, और उनका एक हेड होता है जिसे प्रेसिडेंट या फिर सरपंच बोला जाता है। एंड दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन अ विलेज और वार्ड। मतलब जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, लोकल अडल्ट हैं, वही उन्हें इलेक्ट करते हैं। ग्राम पंचायत इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। और जो ग्राम पंचायत होती है वो पूरे एंटायर विलेज के लिए डिसीजन बनाती है। सो द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। जो पंचायत है वो किसके अंडर वर्क करती है? ग्राम सभा के। इसमें ऑल द वोटर्स, जितने भी वोटर्स होते हैं विलेजेस के, वो मेंबर होते हैं ग्राम सभा के। वो सभा है, असेंबली है। इट हैज टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत। मतलब वो 2 से 3 बार एक साल में मिलते हैं, एनुअल बजट को डिस्कस करते हैं ग्राम पंचायत में। एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। When the ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर दे फॉर्म अ पंचायत। जब ग्राम पंचायत मिल जाती हैं तो वो पंचायत बनाती हैं, पंचायत समिति बनाती हैं या फिर ब्लॉक या मंडल कहते हैं। एंड द मेंबर ऑफ पंचायत समिति रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर इन दैट एरिया। और जो पंचायत समिति के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं पंचायत मेंबर्स के द्वारा। All the पंचायत समिति और मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद या फिर डिस्ट्रिक्ट परिषद बोला जाता है। जब पंचायत समिति और मंडल आपस में मिल जाते हैं। मेंबर ऑफ द
member of the Lok Sabha, MLAs of the district, some other official of the other district level bodies are the member of जिला परिषद। तो जिला परिषद के मेंबर्स कौन होते हैं? जो लोकसभा के मेंबर, MLAs ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और कुछ ऐसे अदर ऑफिशियल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज के ही मेंबर होते हैं। सो मैं आपको एक बार शॉर्ट में इस चीज को बता देती हूँ। तो सबसे पहले होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बाद जितने भी ग्राम पंचायत के मेंबर होते हैं वो ग्राम सभा बनाते हैं। जब बहुत सारी ग्राम सभा आपस में मिल जाती हैं तो वो पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या मंडल बनाती हैं, और जब बहुत सारी समिति मिल जाती हैं तो वो जिला परिषद बनाती हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन द लोकल लेवल इज म्युनिसिपैलिटीज। सो एज ग्राम पंचायत इन रूरल एरियाज, जैसे गांव में ग्राम पंचायत होती है उसी तरीके से शहरों में म्युनिसिपैलिटीज रहती हैं। बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बनाई जाती हैं। बोथ म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय द इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो जो ये दोनों ही बॉडीज होती हैं कंट्रोल की जाती हैं इलेक्टेड बॉडीज से, जिसमें वो पीपल जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पीपल के। द म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। जो म्युनिसिपल चेयरपर्सन होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है म्युनिसिपैलिटी का। एंड इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर। और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिसर होता है उसे मेयर बोला जाता है। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आज तक कहीं भी जितना हुआ है सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है लोकल लेवल गवर्नमेंट का। Constitutional status for the local government helped to deepen the democracy in our country. It has also increased women representation and voice in our democracy. So I hope guys you get the what things are described in this chapter. So if you want, so here this chapter ends, and guys if you want the PDF of this chapter you can tell in the comment section. Till then, thank you for watching this video, and if you like it please do like, share and subscribe to our channel for more videos. Thank you.